नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी का सबसे मजबूत किला, सबसे मजबूत गढ़, अगर वही सबसे कमजोर होने लगे तो फिर क्या होगा? अगर सबसे मजबूत किले में, अपने सबसे मजबूत किले में बीजेपी फंस जाए तो फिर तीसरी बार शपथ लेने का सपना देख रहे मोदी जी का क्या होगा? जाहिर तौर पर मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की, जहां 2014 में मोदी जी ने 71 प्लस 2 यानी 73 सीट, 80 में से 73 सीट जीती थी। और 2019 में उन्होंने 62 प्लस 2, 62 प्लस 2, 64 सीटें जीती थी। अगर ये सीटें ना होती 14 में और 19 में, तो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। अब दोस्तों, बीजेपी के इसी मजबूत किले पर राहुल गांधी की नज़र है, नीतीश कुमार की नज़र है, और साथ देने के लिए अखिलेश यादव तैयार हो रहे हैं। विपक्ष के सबसे बड़े सीक्रेट प्लान पर, जो सबसे बड़ा सीक्रेट प्लान है, गेम चेंजर होगा, डिसाइसिव होगा, निर्णायक होगा, आज उसी पर बड़ा खुलासा है। मिशन 80 की बात कर रहे हैं कि जीत का जो सेहरा है उत्तर प्रदेश से फिर से 2024 से बंधेगा मोदी पर। क्या आपको लगता है जो सबसे मजबूत स्टेट है, क्या वही सबसे कमजोर हो सकता है किला, अगर सब एक हो गए? सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का वहां पर। और उत्तर प्रदेश में यदि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और यदि ये सभी लोग उत्तर प्रदेश में एक हो गए तो पूरे देश में इसके रिपल्केशन और इसका परसेप्शन बनेगा। अब उत्तर प्रदेश का ये जो किला है, जो सबसे मजबूत है, बड़ा भी है, 80 सीटें हैं, जहां दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं, वो चाहे योगी और अमित शाह के बीच अनबन हो या सेंटर और स्टेट के बीच में एक, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मनभेद और मतभेद हो, क्या इन दरारों को और गहरा किया जा सकता है? और क्या जो सियासी समीकरण हैं, जातीय समीकरण हैं, अगर सब इकट्ठे होते हैं तो क्या वाकई बीजेपी को नीचे लाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में? और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी नीचे उतरी तो क्या ओवरऑल जो बीजेपी का कुल स्कोर होगा 2024 में, उसमें भी बीजेपी बहुत नीचे आ जाएगी, बहुमत के बहुत नीचे, और हो सकता है कि शपथ ही ना ले पाए मोदी। ये जो सीक्रेट प्लान है उत्तर प्रदेश की इस पहेली को सॉल्व करने के लिए, इस पजल को क्रैक करने के लिए, नीतीश कुमार का, खड़गे का, राहुल गांधी का, जिस पर आप कह सकते हैं कि फाइनल तैयारी चल रही है, उसके सेलिएंट फैक्टर्स क्या हैं, आज मैं उससे पर्दा उठाने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर वो रणनीति क्या होगी जहां मोदी और शाह को सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली है। अब विपक्ष के इस बड़े प्लान को, इस बड़े, आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी को, तो आज हम डिकोड करेंगे। आज हमारे साथ टाइगर होंगे और एक बहुत ही सीनियर पत्रकार हिसाम सिद्दीकी भी होंगे, वो तो मैं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें आपके सामने रखूं सो दैट ये जो पूरी तस्वीर है ये आपको बहुत आसानी से क्लियर हो सके। पॉइंट नंबर वन क्या है कि राहुल गांधी ने तैयारी कर ली है, कांग्रेस ने तैयारी कर ली है, और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 ये शुरू होने जा रही है। इसकी पूरी प्लानिंग है। मॉनसून के बाद, बरसात के बाद ये यात्रा शुरू होगी। हालांकि गुजरात से लेकर असम तक की यात्रा है, लेकिन इसका जो मेन फोकस है, जो फोकस एरिया है, वो उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में ये जो यात्रा है काफ़ी दिन तक रहेगी और यहीं पर उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे मोदी और शाह कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। अब इस यात्रा के साथ जहां अपोजिशन का जो फोकस होगा वो बैकवर्ड वोट्स पर होगा, दलित वोट्स पर होगा, मुस्लिम एक मुश्त अपोजिशन के साथ जाएगा ही जाएगा अगर राहुल गांधी और अखिलेश साथ साथ आते हैं। लेकिन एक और वोट बैंक की तलाश में कांग्रेस है, जो बोनस हो सकता है अखिलेश और जयंत के लिए, और वो वोट बैंक है ब्राह्मण्स का, जो कहीं ना कहीं आज की तारीख में योगी की पॉलिसी से, नीतियों से, या यूं कहूँ कथित ठाकुरवाद से नाराज़ हैं। और ब्राह्मण पहले भी, अगर आप देखें 1989 से पहले रथ यात्रा की, जो अडवाणी की रथ यात्रा थी, उससे पहले वो कांग्रेस के ही साथ थे। उनको वापस लाने की कोशिश आ सकते हैं अगर उनको लगेगा कि एक विकल्प मजबूत बन रहा है। लेकिन इससे बड़ी खबर है मल्लिक अर्जुन खड़गे। मल्लिक अर्जुन खड़गे जो एक दलित फेस हैं आज की तारीख में, और आप कह सकते हैं सबसे बड़े दलित लीडर हैं आज की तारीख में, उनको उत्तर प्रदेश से लड़ाने की तैयारी है। और अगर
खड़गे लड़ते हैं उत्तर प्रदेश से, जिसकी तैयारी हो रही है अंदर ही अंदर, तो मायावती पर ये प्रेशर रहेगा, मायावती पर प्रेशर होगा। हो सकता है आखिरी वक्त पर फिर मायावती रुख करें इस महागठबंधन की तरफ। और एक और खबर, नीतीश कुमार जो कुर्मी है, और कुर्मी एक पूर्वांचल में बहुत बड़ा चंक है, नीतीश कुमार को भी उत्तर प्रदेश से लड़ाने की तैयारी, यानी बिहार से तो वो लड़ेंगे मोदी जी की तरह। मोदी जी पिछली बार बड़ौदा से लड़े, बनारस से लड़े थे, इसी तरह नीतीश बिहार से भी लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। और यहाँ पर जो एक बैकवर्ड फ्रंट है, वो जो वोट बैंक है, बड़ा चंक जो बीजेपी अपनी तरफ खींच रही है, उसको रोकने में ये जो अपोजिशन है, महागठबंधन कामयाब हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, कोशिश हो रही है, डिप्लोमेसी हो रही है, आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है कांग्रेस और मायावती के बीच में। और मायावती कहीं ना कहीं दबी जुबान से इच्छा जाहिर कर रही हैं इस महागठबंधन की तरफ आने की, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी के दमन से, मोदी के दबाव से ईडी और सीबीआई के मायावती भी आजिज़ आ चुकी हैं। तो हो सकता है मायावती आपको 11वें घंटे में एट द 11th आवर, यानी जब बारात निकल चुकी होगी, तो हो सकता है द्वार पर पहुंचते पहुंचते मायावती भी आपको इसी गठबंधन पर सवारी करते हुए देखें। और तब जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें सपा होगी, आरएलडी होगी, कांग्रेस होगी, और अगर बीएसपी आई तो आप सोच सकते हैं कि फिर ये जो मजबूत किला है उत्तर प्रदेश का, इसमें दरारें कितनी गहरी होंगी। अब ये तो एक ऐसी तस्वीर है जो आप कह सकते हैं बड़ी रोज़ी पिक्चर है, लेकिन एक पिक्चर और भी है जहाँ रोज़ के नीचे कांटे हैं, गुलाब के नीचे कांटे। और कांटे ये हैं कि अगर अखिलेश नहीं माने तो फिर क्या होगा, तो फिर जो मुस्लिम है वो स्प्लिट कर सकता है, और अखिलेश जानते हैं। और इसीलिए अखिलेश पटना पहुंचे थे मीटिंग में। और ये बात शायद अभी केजरीवाल नहीं समझ रहे कि अगर वो इस गठबंधन से बाहर आते हैं, अगर वो नाराज़ होते हैं, रूठते हैं और बाहर आते हैं, तो फिर दिल्ली में क्या होगा। इस पर भी मैं सवाल करूंगा। यूपी की जो पज़ल है उसको सॉल्व करने के साथ साथ मैं केजरीवाल पर भी कुछ सवाल पूछूंगा, और ये सवाल आप आखिर तक सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल का बाहर रहना इस अपोजिशन यूनिटी पर एक, आप कह सकते हैं, उसकी फजीहत ही होगी। केजरीवाल को साथ लेने की बात हो रही है, और हो सकता है शिमला में जहां 12 जुलाई को बैठक हो रही है, केजरीवाल को मना लिया जाए। तो क्या है यूपी की पहेली, किस तरह से यूपी के किले को क्रैक करने का, उस फोर्ट को, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट को क्रैक करने की प्लानिंग हो रही है, और केजरीवाल का इशू क्या है। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं सीधे टाइगर के पास, हिसाम सिद्दीकी के पास। एक दुखती रग है, और वो दुखती रग आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के मामले में कांग्रेस अपना जो नजरिया है वो साफ करे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाई मॉनसून सेशन आने दीजिए, हम नजरिया साफ करेंगे। ये जो खटपट है, या केजरीवाल थोड़ा सा रूठे रूठे लग रहे हैं, आपको लगता है कि केजरीवाल 12 जुलाई को शिमला पहुंचेंगे? क्या उनको मना लिया जाएगा? क्या राहुल गांधी दिल बड़ा करेंगे? क्या ममता बनर्जी या नीतीश कुमार ये सब मिलकर शरद पवार समझाने की कोशिश करेंगे केजरीवाल को? लेकिन जो केजरीवाल की बात कही, उसके पहले आपने अमित शाह की एक बहुत बड़ी बात कही कि उनके पास दूल्हा ही नहीं है, वो ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सवाल है कि ऐसा दूल्हा किस काम का कि छोटे भाई की शादी भी हो तो वही घोड़ा चढ़ता है, बड़े भाई की शादी हो तो खुद ही घोड़ी चढ़ता है, खुद की शादी हो तो कोई खुद ही घोड़ी चढ़ता है, घर में नौकर की शादी हो तो खुद ही घोड़ी चढ़ता है। मैं नौकर की शादी के मायने कारपोरेशन के चुनाव होते हैं, बस अब यूनिवर्सिटी के चुनाव में वो दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ता। बस यही ऐसा उन्होंने देश में किया। तो इनके पास तो दुल्हों की कमी नहीं है। आज तो मीटिंग हुई, लेकिन ये जो बौखलाहट है अमित शाह की, ये बताती है कि कहीं ना कहीं एक दुखती रग पे उंगली रखी दी गई है। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल जी पे। देखिए अरविंद केजरीवाल, मैं हमेशा इनको नरेंद्र मोदी का एकलव्य कहता हूं। वो नरेंद्र मोदी के स्टाइल में ही फंक्शनिंग करते हैं। उन्हें इस बात का गुमान हो गया था कि देश में विपक्ष की राजनीति में वो बहुत बड़ा योगदान करने जा रहे हैं, और या ये बहुत बड़ी धुरा है। वैसा देखा जाए तो दिल्ली और पंजाब से ज्यादा उससे आगे नहीं है। वो गोवा बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, गोवा जैसे छोटे राज्य में इंपैक्ट नहीं दे पाए, हरियाणा में नहीं दे पाए। वो यूपी में चुनाव लड़े, उत्तराखंड में गए, वो बेरंग वापस आ गए। उत्तराखंड तो गुजरात से नजदीक है। गुजरात में उन्होंने कांग्रेस से जो नाराज लोग थे उनके भरोसे खेल किया। केजरीवाल का अपना वोट बैंक नहीं है,
केजरीवाल ने जहां भी वोट बैंक लिया वो कांग्रेस का वोट बैंक है। तो कांग्रेस को अपनी राजनीति देखनी है, अपना मतदाता देखना है, अपना वजूद देखना है। तो कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार है, कांग्रेस अकोमोडेट करने को तैयार है, लेकिन गन पॉइंट पे नहीं। आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप इंतजार कीजिए, सभी वरिष्ठ लोग हैं, वहां शरद पवार भी थे, वहां ममता भी थी, वहां नीतीश भी थे, वहां लालू भी थे। अब लालू, पवार, नीतीश ये सब सीनियर लोग हैं, इनके बीच में ममता भी थी, तो ममता भी इनको सुन रही थी, स्टैलिन भी इनको सुन रहे थे। ऐसे में आपने अपना पॉइंट रखा कि साहब हम अध्यादेश से परेशान हैं, उसके लिए एक विपक्ष ने एक लाइन लेनी चाहिए। विपक्ष ने कहा कि हम ले लेंगे, ये इंडिविजुअल बात है। यहाँ पहले हम सबसे पहले, क्योंकि मैं तेजस्वी जी को सुन रहा था, जब तेजस्वी को लोगों ने पूछा कि भाई ये केजरीवाल नाराज है, उन्होंने कहा कौन नाराज है, कोई नाराज नहीं है। दूसरी बात, ये 2024 का चुनाव नेता नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है। जनता दमन के प्रति लड़ रही है, जनता संविधान की उड़ती धज्जियों के खिलाफ लड़ रही है, जनता महंगाई, बेरोजगारी, जनता एक नया टाइप का हिंदुत्व जो लादा जा रहा है हिंदुओं पे, उससे उससे लड़ाई लड़ रही है। टाइगर, तो ये अगर जनता आपका की आपको एक मैं यहाँ टोक रहा हूँ, मैं टोक रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं टोक रहा हूँ क्योंकि जहन से बात निकल जाएगी। आपको क्या लगता है कि जो आपने जनता की बात की कि जनता का प्रेशर है, ये पब्लिक प्रेशर है, ये जो सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो अगर पब्लिक के प्रेशर पे सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो अगर कोई बाहर निकला तो फिर पब्लिक क्या नाराज हो जाएगी? पब्लिक क्या सबक सिखा देगी उसे? देखिए, ये सुनामी आ रही है, जो सुनामी को हेड ऑन लेगा वो सुनामी में मुक्त समाप्त हो जाएगा। जो उस पानी के प्रवाह के साथ चलेगा, जनता का प्रेशर ये प्रवाह है। क्योंकि केजरीवाल ने कभी ऐसी राजनीति की नहीं जहां गठबंधन की राजनीति होती है। केजरीवाल कभी जीवन में किसी गठबंधन में नहीं रहे। चलिए देखते हैं, मैं आऊंगा उस सवाल पे, केजरीवाल पे आऊंगा, लेकिन मैं हिसाम साहब के पास जा रहा हूँ। हिसाम साहब, पिछले 40-50 साल से आप मुस्लिम पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अखिलेश और कांग्रेस अगर अलग अलग लड़े तो क्या उत्तर प्रदेश में, मेरा बहुत स्ट्रेट सवाल है, अखिलेश और कांग्रेस अगर अलग अलग लड़ते हैं, अगर एक साथ नहीं आए, मायावती, अखिलेश, कांग्रेस, आरएलडी, ये अगर एक साथ नहीं आए, तो क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान स्प्लिट कर सकता है? क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन। बिल्कुल है। देखिए, अखिलेश को भी इसका अंदाजा है, कांग्रेस को भी इसका अंदाजा है, और अखिलेश ने इस मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद उन्होंने बड़ा दिल दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कोई रिजिडनेस नहीं दिखाई है, कोई जिदबाजी नहीं दिखाई है। अखिलेश ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में मोदी को जाना चाहिए। उनको राहुल गांधी से उतनी चिढ़ नहीं है जितनी मोदी से, इसलिए कि राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं करेंगे देश का, मोदी कर रहे हैं। तो देखिए, अखिलेश को अंदाजा है, इसीलिए आप देखिए अखिलेश का इस मीटिंग के बाद जो बयान आया, मीडिया के कुछ लोगों ने उनसे पूछा एक इंटरव्यू में कि साहब राहुल गांधी क्या बदल गए आप जो उनकी तरफ? उनका नहीं, अभी तो कुछ नहीं, हमारा तो लक्ष्य कोई दूसरा है ही नहीं बीच में, हमारा तो लक्ष्य है बीजेपी को हराने का। तो इसका क्या मतलब है? तो ये अंदाजा तो अखिलेश को भी है, कांग्रेस को भी है, और अगर इन दोनों का कोई समझौता हो जाता है ये अपोजिशन का तो मुस्लिम वोट इंटैक्ट होगा, नहीं स्प्लिट नहीं होगा। दूसरी बात, फिर दूसरे वोट भी जुड़ेंगे, फिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट भी जुड़ेगा इन लोगों से। अखिलेश के साथ यादव और मुसलमान तो है ही है। अखिलेश बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं अदर बैकवर्ड्स पे, कुर्मियों पर और दलितों पर भी। अखिलेश ने क्या कहा? अखिलेश ने कहा कि हम चुनाव हमारा जो है वो पीडीए लड़ेगा एनडीए से, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो उनको अंदाजा है और उनकी प्रायोरिटी यही है। उन्होंने कोई हमसे साफ बात नहीं कही, हमारी कई बार बातें होती हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि वो कितनी सीटें लड़ेंगे और क्या करेंगे और कौन कौन से सीट लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे। बट उन्होंने उनकी बातों से ये हमको जरूर झलकता है हर बार जब भी बात होती है कि उनकी पहली प्रायोरिटी मोदी को आउट करने की। आपको लगता है कि इसी मुस्लिम वोट पे, क्योंकि आप इस मुस्लिम वोट को 40-50 साल से रीड कर रहे हैं, एक मतलब हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो मुस्लिम वोट की इतनी ज्यादा पैठ रखते हैं, समझते हैं, आप समझते हैं उसको। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि अगर केजरीवाल अलग हुए दिल्ली में, और दिल्ली में मुस्लिम वोट डिसाइसिव है,
अगर केजरीवाल अलग लड़ते हैं, कांग्रेस अलग लड़ती है, अगर ये थोड़ा जो नाराजगी केजरीवाल की भी और बढ़ती है, कांग्रेस का भी थोड़ा सा स्टैंड डाइल्यूट नहीं होता, और लोकसभा में आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है और कांग्रेस अलग लड़ती, तो क्या मुसलमान वोट जो दिल्ली में ठीक ठाक है कई सीटों पर, क्या वो फिर कांग्रेस की तरफ जा सकता है? क्या केजरीवाल को छोड़ सकता है मुस्लिम वोट? देखिए, केजरीवाल से मुसलमान वोट जरूर दिया था, लेकिन मुसलमान केजरीवाल से खुश नहीं है। दंगे का मामला हो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, तो वेरियस सीरियस केसेस में, तो उससे खुश तो नहीं है, तो मजबूरी में उनको वोट दिया था। अब रही बात इलेक्शन, देखिए केजरीवाल गलती क्या कर रहे हैं? केजरीवाल ये गलती कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी को 2014-15 का राहुल गांधी समझ रहे हैं, जबकि पदयात्रा के बाद 2023 के जो राहुल गांधी हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो 2014-15 वाले नहीं है। सबको ये आइडिया है कि अब राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है, और मुसलमानों में राहुल गांधी का मुसलमानों में भी बहुत बड़ी पैठ बनी है इस पदयात्रा के बाद। जी इसाम साहब, मैं समझ रहा हूं कि आप केजरीवाल कहां गलती कर रहे हैं, आपने नब्ज पकड़ ली है। वो एक चीज और, इससे पहले कि मैं टाइगर के पास आऊं, आपने एक बात और अभी बीच में कही। आपने कहा कि मुसलमान, यादव, बैकवर्ड ये सभी नहीं, पंडित वोट जो है, ब्राह्मण वोट जो है, जो ठीक ठाक संख्या में है उत्तर प्रदेश में और कई सीटों पे डिसाइसिव है, खासकर जब हम उन्नाव, लखनऊ से जब हम पूरी पूर्वांचल की तरफ जाते हैं, देवरिया की तरफ बढ़ते हैं, इलाहाबाद, कानपुर देहात भी, जी कानपुर, तो ब्राह्मण वोट बड़ा डिसाइसिव। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण टूट के आ सकता है, ये क्या लॉजिक है कि अगर कांग्रेस आई और पूरा गठबंधन? देखिए लॉजिक बहुत सीधा है दीपक, तुमने भी देखा है उत्तर प्रदेश का हाल कि 89 में सबसे पहले ब्राह्मण टूट के गया मंदिर बनाने के चक्कर में बीजेपी के साथ। उसके बाद से आज तक बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने ये क्या बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से नॉर्थ इंडिया में, भाई ब्राह्मणों का वर्चस्व तो नॉर्थ इंडिया में था ना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जब से ब्राह्मण बीजेपी में गया है, आज आप मुझे बताइए कि जिला लेवल का भी कोई ब्राह्मण लीडर बचा उत्तर प्रदेश में? देश में सत्ता में साझेदारी सबसे बड़ा सवाल होता है, वो साझेदारी है नहीं। आप उत्तर प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन क्या हैसियत है सबकी? उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, मुसलमानों को, यादवों का तो बस हाल हो गया है। उसके बाद तीसरे नंबर तो ब्राह्मण है ना। तो ब्राह्मण जब ये देखता है कि साहब ये लोग, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे? टाइगर, एक चीज हिसाम साहब ने अपने तजुर्बे से कही, उन्होंने कहा कि भाई 93-92 के बाद, जब पहली बार 90 के दशक में बीजेपी आई थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से ब्राह्मण्स को बीजेपी ने इग्नोर किया, क्योंकि बीजेपी धीरे धीरे बैकवर्ड पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, इस पे फोकस करने लगी। तो और उसके बाद योगी जी आ गए। क्या हिसाम साहब ये इशारा कर रहे हैं कि योगी का ये जो ठाकुरवाद है, ठाकुर ठाकुर ठाकुर, क्या इसकी वजह से भी ब्राह्मण थोड़ा नाराज है योगी की पॉलिसीज को लेकर, और प्लस उसको बहुत कुछ मिला नहीं है? क्या ऐसे में वापस कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को शुरू में तो ब्राह्मण पार्टी कहा जाता था? देखिए, बिल्कुल हिसाम साहब ने बिल्कुल कई चीजों को बहुत बढ़िया रेखांकित कर दिया है। भाजपा के साथ ब्राह्मण मजबूरी में है। इसके पहले एक समय ऐसा भी आया कल्याण सिंह के बाद कि सारा ब्राह्मण बीएसपी के साथ चला गया, और ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और क्लीन स्वीप कर दिया। मायावती ने अपने बलबूते पे सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण संख्या पे मत जाइए, परसेंटेज पे ब्राह्मण इन्फ्लुएंस स्टेट है वो, मतलब इन्फ्लुएंसर है, संख्या में कम है, लेकिन वो मतदाताओं को अपना निर्णय बदलने के लिए ताकत रखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की स्थिति है। ये देश के बाकी जगह पे ये ब्राह्मणों का वो वजूद नहीं दिखता, तो खासकर उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति में, चाहे नारायण दत्त तिवारी हो या कमलापति त्रिपाठी हो, इनका एक हमेशा राजनीति में वर्चस्व रहा है। और ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, ये कांग्रेस के राजनीति में हमेशा एक लड़ाई का स्वरूप देखा गया है, और उसमें हमेशा ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाया। लेकिन कांग्रेस से जब नाराज हुए, तब ब्राह्मण अलग अलग जगह ट्राई करते गए। अब मजबूरी में वो कहीं नहीं जा रहे, इसलिए हिंदूवादी पार्टी है तो बीजेपी के साथ है जी। उन्हें अपनी जगह तलाश रहा। आज भी ब्राह्मण सेटल्ड नहीं हुआ है, जहां तक मुझे लगता है। ब्राह्मण अपनी जगह तलाश रहा है। और भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद कांग्रेस में एक नया संचार, मतलब नई ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी लीड कर सकते हैं पार्टी को, ये उन्होंने स्वयं साबित करवाया है।
He had to pass the test. वो खुद अपनी उन्होंने मेहनत करके अपने आप का वजूद बता दिया। अब इस देश का मुसलमान हो या ब्राह्मण हो, यदि वो सत्ता परिवर्तन चाहता है तो उसको ये पता है कि क्षेत्रीय क्षेत्रपों के भरोसे चल के नहीं रहना चाहिए। आपको जाना पड़ेगा बड़ी पार्टी के पास, और बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इसका बेहतरीन उदाहरण बंगाल का उपचुनाव और उसका बेहतरीन उदाहरण कर्नाटक है। टाइगर, आपको लगता है कि जो मॉनसून में भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो गुजरात से असम की तरफ जाएगी, इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पैच, और यहां पर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि अगर ये यात्रा निकलती है बरसात खत्म होने के बाद, मॉनसून खत्म होने के बाद, तो मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिन राहुल गांधी रुकेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जो ब्राह्मण वोट है वो भी पोलराइज हो सकता है? ये संयोग की बात है, पहली भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा समय उन्होंने कर्नाटक में दिया था। तो कर्नाटक में समय देने की परिणति जो है वो आपके सामने है। यदि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी स्वयं उतरते हैं और अपना वजूद यदि बताते हैं, तो वहां का मतदाता वापस कांग्रेस, वहां कांग्रेस को कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं। वहां मतदाताओं का रूट स्टॉक पड़ा है, प्लांटेशन नहीं करना है। थोड़ी बरसात हो जाती है, अंकुरित हो जाता है वो रूट स्टॉक, बस उसको संभालने की जरूरत है, तो वो बड़ा जंगल बन सकता है। कांग्रेस का वोट है वहां पे। सवाल ये जो अहम सवाल है, कांग्रेस में, कर्नाटक में राहुल गांधी का इंपैक्ट आपको मतों में परिवर्तित होते हुए दिखाया दिया, क्योंकि वहां संगठन बड़ा ताकतवर था। उत्तर प्रदेश में उतरने के पहले राहुल गांधी जी को कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के संगठन पे काम करना होगा। वहां संगठन बिल्कुल चरमराया गया है। वहां के अध्यक्ष कौन होते हैं, उनका नाम अनाउंस होने पे गूगल पे सर्च करना पड़ता है कि ये सज्जन है कौन। ये कांग्रेस की स्थिति नहीं हुआ करती थी। एक से एक दिग्गज नेता हुआ करते थे जी। तो अब वहां पे ब्राह्मणों के नाम पे आप यदि प्रमोद तिवारी को ही प्रमोट करते रहेंगे, तो प्रमोद तिवारी यकीनन, मैं तो नहीं मानता ब्राह्मण के नेता है वो, तो कांग्रेस को ओरिजिनल लोग ढूंढने होंगे, स्थापित लोगों को आगे करना होगा। और यदि संगठन कांग्रेस का पास है, तो राहुल गांधी की पदयात्रा में जो सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में देंगे, आप उत्तर प्रदेश में ऐसा टर्नआउट देखेंगे जो यूपीए 1 और यूपीए 2 ये जो रहा है सत्ता में कांग्रेस, वो उत्तर प्रदेश पे 20-20, 26-26, 28-28 सीटें मिलती थी। वो यदि 28-30 कांग्रेस आती है, तो पीछे मुड़ के देखने टाइगर, मैं आ रहा हूँ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे। हिसाम साहब, आखिरी सवाल आपसे, और मैं संक्षेप में जवाब चाहूंगा। इस बार जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटीज, मैं उत्तर प्रदेश पर बात कर रहा हूं, पिछली बार हमने देखा कि 2022 में मुसलमान कहीं ना कहीं वोट बटा, थोड़ा थोड़ा कुछ सीट में मायावती के साथ गया है। एक आध जगह ओवैसी साहब ने भी नुकसान पहुंचाया, भले 10,000 वोट लेके नुकसान पहुंचाया। इस बार 8 जगह जी, इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक मुश्त वोट देगा या फिर वो डिवाइड स्प्लिट हो सकता है? बिल्कुल एक भी मुसलमान डिवाइड नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों की भी, और लोगों के अलावा बैकवर्ड और दलितों के साथ साथ मुसलमानों की भी पहली प्रायोरिटी है कि मोदी की सरकार जानी चाहिए। मोदी की सरकार जाने के लिए फिर एकजुट होना पड़ेगा। अगर मायावती मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करती हैं ज्यादातर सीटों पर, तो क्या मुस्लिम वोट मायावती को जा सकता है? 2022 में गया था। सिर्फ एक दो जगह जाएगा। 2022 में बहुत नहीं गया था, 2022 में बहुत थोड़ा वोट गया था, और इस बार वो भी नहीं जाएगा। इस बार जाएगा तो मुश्किल से 2-3 सीटों पर, वो मैं सीटों का नाम भी ले सकता हूँ। अगर आरएलडी यानी जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, कांग्रेस, ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, और मायावती भी आ जाती हैं 11वें घंटे में, बारात में शामिल होती हैं, आपको क्या लगता है कि फिर उत्तर प्रदेश में मोदी की घेराबंदी हो सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी की सीटें घटेंगी अगर सारा का सारा विपक्ष एक हो जाएगा? अगर ऐसा हो गया जो आप कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश 1977 को दोहराएगा, ये बता दूं आपको। समय खत्म हो रहा है। टाइगर, आपसे आखिरी क्वेश्चन, जो अभी हिसाम साहब ने कहा कि अगर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं,
आरएलडी, समाजवादी पार्टी, कुछ छोटी पार्टियां, फिर कांग्रेस, एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आता है और आखिरी वक्त पर अगर इस बारात में मायावती भी शामिल होते हैं तो एक बहुत बड़ा चंक दलित वोट का आएगा और उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम बहुत डिसाइसिव वोट है। अगर ये एक साथ आता है, फिर बैकवर्ड आता है या थोड़ा बहुत ब्राह्मण छिटक के आता है, जो हिसाम साहब कह रहे थे, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो 80 सीटें जिस पर बहुत नाज है अमित शाह को, जिस पर बहुत नाज है योगी को, मिशन 80 की बात कर रहे हैं कि जीत का जो सेहरा है उत्तर प्रदेश से फिर से 2024 से बंधेगा मोदी पर, क्या आपको लगता है जो सबसे मजबूत स्टेट है, क्या वही सबसे कमजोर हो सकता है किला अगर सब एक हो गए? सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का वहां पर। और उत्तर प्रदेश में यदि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और यदि ये सभी लोग उत्तर प्रदेश में एक हो गए तो पूरे देश में इसके रिपल्केशन और इसका परसेप्शन बनेगा। फिर तो मुझे 50 से भी नीचे बीजेपी पूरे देश में आती हुई दिखाई देती है, यदि ऐसा हुआ तो की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि मायावती का साथ में जाना, यादवों का साथ में जाना, जाटों का, गुज्जरों का, सबका साथ में इकट्ठा होना, ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं, ये बिहार से लेके राजस्थान और मध्य प्रदेश तक इसकी गूंज उठेगी। जब इसकी गूंज वहां तक उठेगी तो ये बहुत बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए। ये ऐसा कहा जा रहा है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ऐसा कहा जा रहा है कि खड़गे जो दलित चेहरा हैं कांग्रेस के, इनको भी उत्तर प्रदेश से लड़ाया जा रहा है और ये भी बात चल रही है कि नीतीश कुमार जो कुर्मी है और कुर्मी वोट बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश से लड़ सकते हैं। तो नीतीश कुमार भी लड़ जाएं, खड़गे भी लड़ जाएं, मायावती भी कहीं ना कहीं आ जाएं और अखिलेश लीड करें, राहुल गांधी हो, जयंत चौधरी हो, तो आपको क्या लग रहा है कि जो आरएसएस के लोग कह रहे थे कि साहब 40 सीटें हमारी फंसी हैं, तो क्या फिर 40 सीटें वाकई फंसी हैं उत्तर प्रदेश में? 40 सीटें तो दीपक भाई बगैर इनके इकट्ठा हुए फंसी है। और यदि ये इकट्ठा होते हैं तो 80 सीटें फंसी नहीं, 80 सीटें गई है, फंसने वाली बात नहीं है। देखिए 37% पे प्रधानमंत्री बैठे हैं, 63 विपक्ष के पास है। ये जो इकट्ठा मुट्ठी हो गई तो ये अंगूठा कितना भी बड़ा दिखता हो और मजबूत होता हो, उसके सामने धराशायी होता है। ये हमारे बड़ी है, ये सब्जेक्ट टू आकलन है। ये 40 सीटें, मैं फिर कह रहा हूं आपको, 40 सीटें ये तब फंसी है जब वर्तमान में सब अलग है। जी हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष को और नीतीश कुमार को, मेरी जितने समाजवादी पार्टी के लीडरों से बात होती है वो सब कहते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव डालेंगे कि नीतीश जी को फूलपुर से लड़ाना जरूर, फूलपुर इलाहाबाद जो नेहरू की कॉन्स्टिट्यूंसी। जी कांग्रेस मोस्ट प्रोबेबली नहीं, मुझे तो 99% उम्मीद है कि अगले चुनाव में कांग्रेस प्रोजेक्ट करेगी, खड़गे साहब को कहेगी हम पहला दलित प्रधानमंत्री बनाएंगे इस देश में। और जिस दिन ये प्रोजेक्शन हो गया उस दिन मायावती के लिए मजबूरी हो जाएगी इनके साथ खड़े होना। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा इत्तेफाक ये रखता हूं क्योंकि मैंने नरसिंह राव को देखा था। जब नरसिंह राव जी ने लोकसभा लड़ने से मना कर दिया था तब हमने पूछा, उनको व्यक्तिगत रूप से पूछा था क्योंकि मराठी अच्छी बोलते थे वो। हमने बोला मराठी में कि ऐसा क्या हो गया कि आप, उन्होंने कहा कि बस मेरी हालत ठीक नहीं है, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, बहुत कुछ कर लिया, अब मैं राजनीति नहीं करना चाहता। और साहब उसके बाद 5 साल निकाल लिए। ये जो पावर का टॉनिक जो है ना, सत्ता का टॉनिक प्रधानमंत्री पद का, ये अच्छे अच्छे लाशों में जान फूंक देता है। जी जी, 5 साल तो खड़गे साहब निकाल ही लेंगे। जी, टाइगर आप आए और हिसाम साहब आप आए, आप दोनों लोग बहुत ही एक्सपीरियंस, और जिस तरह से आपने फोकस, जिस तरह से आप दोनों ने फोकस किया और आपने कहा जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश जो आज की तारीख में सबसे मजबूत किला है गुजरात के बाद बीजेपी का। और जहां तक सीटों की बात है तो उत्तर प्रदेश ने 2014 और 2019 में बम्पर वोट मोदी को दिए, जिसकी वजह से मोदी एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार बना पाए। लेकिन आप दोनों का ये कहना है कि अगर सब एक हो गए, नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, खड़गे भी आ जाते हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश दिल बड़ा करते हैं, जयंत चौधरी आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, सब मिलकर पूरा विपक्ष एक हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और बाद में चलते चलते मायावती भी बारात पे शामिल होती है, तो आप लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे मजबूत किला है वही सबसे कमजोर किला मोदी जी के लिए होगा, और यहीं से हार की शुरुआत भी हो सकती है। आप दोनों आए, दोनों ने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे ऑडियंस के लिए।